खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। जेपोर्जिया में रूस का विध्वंसक हमला जारी है और यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी लगातार देखने को मिल रही है। रूस ने कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। कब्जा किए गए इलाकों में रूसी झंडे भी लहराए गए हैं। तो रूस ने कई इलाकों पर कब्जा किया और अभी 2 दिन पहले ही पुतिन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी और बताया था कि इस साल अब तक जो है 5000 वर्ग स्क्वायर में जो कब्जा है रूसी का वो कर लिया गया है। उसी बीच देखिए जेपोर्जिया में हमला और दावा इस बात का किया गया है कि कई इलाकों पर कब्जा रूस की तरफ से किया गया है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी बने हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले कर्नल दिनेश नैन सर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं और जेपोर्जिया में जिस तरीके से एक बार फिर से रूस ने हमला किया, दावा भी कर दिया गया है कि कई इलाकों को कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन 3.5 साल से जो ये चली आ रही है जंग, इसे किस तरीके से देख रहे हैं सर आप अभी तक? देखिए पुनीता, बेसिकली रशिया का एक ऑब्जेक्शन सिर्फ ये था कि वो नहीं चाह रहा था कि नाटो जो है वो बिल्कुल उसके डोर स्टेप पे आ जाए, यानी कि यूक्रेन को इस नाटो में शामिल करके और एकदम से नाटो जो है वो रशिया के द्वार पे खड़ा हो जाए। वैसे भी देखिए, पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था रशिया का, तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये नाटो जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब डिमोलिश कर दिया जाएगा और आगे नाटो कहीं नहीं बढ़ेगा रशिया की तरफ। लेकिन सब काम उल्टे हुए। आप देखो, जैसे बाल्टिक जो सी है उसके पास में जो बाल्टिक स्टेट हैं, चाहे वो एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, ये सारे के सारे अर्स्टवाइल रशिया के यूएसएसआर के पार्ट थी, लेकिन अब वो नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। तो रशिया नहीं चाह रहा था कि किसी भी तरीके से इस इलाके के अंदर नाटो आगे आए और वो उसके लिए खतरा बने। लेकिन नाटो जेलेंस्की ने उनकी बात मानी ना, यूक्रेन जो है वो अड़िग रहा कि हमें तो नाटो में जाना है। और यहाँ पे यूरोपियन देश जो है जितने भी हैं, खासकर नाटो कंट्रीज, उनका जो हमेशा ये रुख रहा कि नहीं, हम तो इसको यूक्रेन को अपने साथ में ले सकते हैं। इस बात के ऊपर ये लड़ाई शुरू हुई। शुरू के अंदर देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ये बेकार की लड़ाई थी, बाइडेन को इसको जो बाइडेन जो पहले थे नहीं होने देना चाहिए था। यानी वो कहना चाह रहे थे कि जो रशिया कह रहा था कि नेटो को नजदीक मत लाओ, शायद वो उस बात पे मान जाते। लेकिन उन्होंने फिर टाइम देने की कोशिश की, जेलेंस्की से बात की, पुतिन से बात की अलास्का के अंदर। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि जितना जमीन अब तक रशिया ले चुका था डोनेट्स्क के इलाके में, जोपर्जिया के अंदर या खेरसन के अंदर, वो वहां तक सीमित हो जाएगा और उसके बाद में इस बात के लिए जेलेंस्की को भी राजी कर लिया जाएगा और यहाँ पे एक सीज फायर हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। जेलेंस्की अपनी जगह अड़ा रहा और जब जेलेंस्की अड़ा तो फिर रशिया और जेलेंस्की की जो लड़ाई है वो अब उस स्टेज पे आ गई, जैसे आप बता रहे थे कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये लोग ले चुके हैं और अब अगला नंबर ओडेसा का आ गया है। और जो निप्रो नदी कीव से लेकर के नीचे साउथ क्रीमिया की तरफ बहती है, उससे पूरे पूर्व की तरफ पूरा रशिया अपना कंट्रोल करने को जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको लग रहा है कि जो वो पीस प्लान लेके आए थे वो तो चला गया ठंडे बस्ते में और उनकी छवि भी खराब हो रही है। क्योंकि एक तो यूरोपियन देश जो है वो सिर्फ अकेले रह गए थे लड़ने के लिए रशिया से, अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया था और अब अमेरिका चाह रहा है कि वापस से वो नेटो के साथ या फिर यूरोपियन देशों के साथ खड़ा होना दिखाई दे। तो इसलिए टॉम हॉक मिसाइल जैसी चीजों को उसने एक इनडायरेक्टली हिंट देना शुरू कर दिया कि वो शायद जेलेंस्की को या यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर तक की लंबाई पे वार करती हैं, वो दे देगा। यानी कि वो एक तरीके से यूक्रेन को परमिशन दे रहे हैं पहली बार कि आप लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं अब रशिया के भीतर तक वार कर सकते हैं और अमेरिका को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे असली मुद्दा जो है वो सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि अब पुतिन ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो रशिया थोड़ा बहुत मान रहा था कि अमेरिका के साथ उसके संबंध थोड़े से ठीक ठाक हैं, बातचीत करने लायक हैं, वो खराब हो जाएंगे। यानी एक तरीके से रशिया और अमेरिका अलास्का के इलाके में आमने सामने आ सकते हैं अगर टॉमहॉक मिसाइल दी गई तो। यही नहीं, देखिए इन लोगों ने यहां तक प्लान कर लिया है कि जो स्पेस है इसके अंदर भी पुनीता, रशिया ने मानना जा रही है बात की, एक अपना जो रॉकेट लॉन्च किया था चीन के साथ में मिलकर के फरवरी 2025 में, उसके माध्यम से माना जा रहा है कि रशिया पहले से ही न्यूक्लियर जो अपने आर्सेनल है या बॉम्ब्स हैं वो स्पेस में स्थापित कर चुका है। शायद इसी कारण से
जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने अपना गोल्डन डोम नाम का जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1000 के करीब सैटेलाइट सर्विलेंस के लिए होंगे और 200 सैटेलाइट्स वो होंगे जिनमें लेजर होगी, ताकि कोई भी रॉकेट अगर अमेरिका की तरफ आए स्पेस में तो उसको खत्म कर दिया जाए। तो यानी जो स्पेस के अंदर पहले एक मान्यता थी कि कोई भी इसको स्पेस के अंदर आर्म्स नहीं लेके जाएगा, उसको युद्ध में नहीं बदलेगा, वो सिनेरियो अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है, यानी मामला अब सीरियस हो रहा है। लेकिन सर ये समझाइए ना, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि पीस प्लान उनका कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो पीस प्लान को लेकर वाहवाही हर वक्त देखिए करते हुए खुद की नजर आते हैं, और नोबेल पुरस्कार को लेकर भी कह रहे हैं, दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने 7 देशों में जो जंग है उस पर रोक लगाई है। तो ऐसे में, क्योंकि जब देखिए सत्ता में जब आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन और इजराइल में जो जंग हो रही है और उसको मैं जो है खत्म करूंगा, माफी चाहूंगी, ये रशिया और इसके साथ ही जो यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है बीते 3.5 सालों से, ये कहा गया था कि मैं इस पर बातचीत के जरिए विराम लगाने की कोशिश करूंगा जो युद्ध चल रही है। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप जो हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे क्या माना जाए कि युद्ध को और भड़काने की कोशिश हो रही है या फिर किसी और दिशा में से युद्ध को ले जाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है? देखिए पुनीता जी जी कर्नल सर, मेरा सवाल आपसे। ओके, देखिए पुनीता, ऐसा है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे का टाइम दिया था कि हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म करा दूंगा, और ये अपनी पूरी कैंपेन के दौरान ये करते रहे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर भी जितने लोग थे, मतलब जो इन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की इलेक्शंस को, उसमें ये एक अहम मुद्दा था कि मैं आऊंगा तो मैं जो बेफालतू की लड़ाइयां जो बाइडेन ने शुरू करवाई हैं उनको एकदम खत्म कर दूंगा। लेकिन जो बाइडेन का जो तरीका रहा है काम करने का, हमने देखा है रात को कुछ और सवेरे कुछ और, तो उसके कारण उनकी जो स्टैंडिंग है, अभी गाजा के अंदर भी आप देख लीजिएगा, गाजा का जो पीस अकॉर्ड 20 पॉइंट का दिया है, उसके अंदर भी मिस्र के अंदर आपकी शर्मल शेख के अंदर 2-2 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई गारंटीड टाइमलाइन नहीं है कि अगर वो 20 बंदूक को वापस दे भी देते हैं तो क्या इजराइल इस लड़ाई को वापस चालू करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल पीस अकॉर्ड पहले तोड़ चुका है। तो ऐसी बात आप अगर आप इसको यूक्रेन में लेके जाएं, तो मेरा मानना यह है कि अमेरिका, अब डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा है कि उसकी काफी थू होने लग पड़ी है, जो भी वो फिलोसफी लेके आए थे कि मैं पीस अकॉर्ड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो इतना आसान उनको होता नजर नहीं आ रहा। तो वो किसी ना किसी प्रकार से, जहां एक और यूरोपियन देश ये चाह रहे हैं कि रशिया को हम वीक इतना कर दें कि रशिया लड़ने की स्थिति में ना और सीज फायर पे आ जाए, वहीं शायद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब टॉमहॉक जैसी मिसाइल्स को दे करके और यूक्रेन के साथ खड़े होकर के वही प्रेशर रशिया पे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन ये मान जाए कि वो सीज फायर के लिए किसी न किसी प्रकार से राजी हो जाए। ये उनका मेन एम चल रहा है अभी। साथ ही साथ हथियार तो बिक ही रहे हैं यूक्रेन के बहाने, जितना भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। पुनीता, ठीक है सर, मैं आपसे समझूंगी जो प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, क्या इसका असर होगा, मैं समझूंगी आगे। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी मनोज कुमार जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं शांत करवाने के इस युद्ध को, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मदद भी पहुंचा रहे हैं यूक्रेन की। लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी कि जो ये युद्ध चल रहा है इतने लंबे समय से, आखिर इसका ग्लोबली इंपैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए पुनीता जी, ये 3.5 साल से जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, इस युद्ध ने पूरे विश्व के पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को पूरा बदल के रख दिया है। और आप देख सकती हैं कि इस युद्ध के चलते चाहे वेस्ट एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोपियन नेशन हो, साउथ एशिया हो, इवन अमेरिका हो, सब जगह एक नए सिरे से एक अलाइनमेंट बनते हुए जा रहा है। अगर हम इसका माइन्यूटली स्टडीज करें तो इसमें आप देखिए इस युद्ध के पीछे सबसे अगर जो प्रबल कारण है वो है रशिया यूक्रेन का क्राइसिस तो है, लेकिन जो नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो बिल्कुल कहीं से भी यूक्रेन को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी यूरोपियन नेशन ने जिस तरीके से उसे आगे किया और बाइडेन सरकार ने जिस तरीके से उसको एक तरीके से रशिया के सामने खड़ा कर दिया, और वही ट्रंप जब आए तो हम युद्ध शांति की बात करते रहे। और देखिए आज बड़ा विडंबना है और अमेरिका का बड़ा कंट्राडिक्शन रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अमेरिका की राजनीति के इतिहास को देखा जाए तो ट्रंप के इस शासनकाल को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बैड डिप्लोमेसी रहा है इस ट्रंप के इस 6-7-8 महीने के अंदर में। अगर आप देख लीजिए तो हर जगह पे ये शुरुआत तो करते हैं, शांति की बात करते हैं और लास्ट में आते आते युद्ध में उतर जाते हैं। और उसी के तहत चाहे ईरान वाला क्राइसिस हो
या इवन देख सकते हैं कि इसके पहले जिस तरीके से इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे भी आप देख सकती हैं, और अभी जिस तरीके से टॉम हॉक देने की जो बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक तरीके से रसिया को एक तरीके से और तेज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि अभी इसके पहले हमारे जो को पैनलिस्ट बता रहे थे कि टॉम हॉक एक ऐसा मिसाइल है जिसका मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है और वो लगभग 900 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है, और तीनों जगह से उस पर वार किया जा सकता है, जल से, थल से और एयर से। तो मुझे लगता है कि अगर इसको ट्रंप दे देते हैं यूक्रेन को, तो मुझे लगता है कि ये युद्ध और बढ़ेगा। और जिस तरीके से स्पेस का जिक्र उन्होंने किया, नो डाउट ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें पूरा विश्व एक उलझते चला जाएगा, क्योंकि रसिया जहां पहुंच गया है वहां से पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अमेरिका इस का इतिहास रहा है। अमेरिका ने हमेशा शुरुआत में जब युद्ध कराने का कारण बनता है और बीच में शांत हो जाता है और शांत कराने के लिए पहुंचता है, तो इसके पीछे बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज हैं। तो आप इस चीज को देख सकती हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, चाहे उनका टैरिफ वार रहा हो, या जिस तरीके से उन्होंने भारत और रसिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था। तो मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये और लंबा चलेगा, और इस तरीके से और युद्ध भड़काने का काम ट्रंप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पुतिन ने ये कह दिया है कि जो उनका जो प्लूटोनियम समझौता है उसको ब्रेक कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं कि इससे अमेरिका और रसिया का जो संबंध है और ब्रेकअप होते जाएगा, और ये हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्राइसिस बढ़ जाए इस बेल्ट में। जी पुनीता जी। ठीक है, कर्नल नयन सर, मैं आपसे जरा समझूंगी। आपने कहा कि प्रेशर बनाने की कोशिश इस वक्त हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रशिया पर, तो क्या इस प्रेशर से किसी भी तरीके से पुतिन पर असर आप देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रेशर के दबे वो तले हुए नजर आएंगे? या फिर आप ये समझाइए कि जो ये मिसाइल देने की बात कही गई है टॉम हॉक, क्या इससे रशिया डरेगा? देखिए पुनीता, टॉम हॉक की नहीं, शैडो मिसाइल्स हैं या फिर दूसरी मिसाइल जो जर्मनी की लॉन्ग रेंज की हैं, इन सब की बात चल रही है अभी यूक्रेन को देने की। और बेसिकली क्यों, देखिए समझना ये होगा कि रशिया का जो आज की तारीख में इकोनॉमी है वो जनरली एनर्जी बेस्ड है। यानी जो उसके पेट्रोल है, डीजल है, और जो रिफाइनिंग वो डिगिंग करके निकाल रहा है, तेल निकाल रहा है या उसको रिफाइन कर रहा है, रिफाइनरीज हैं, इनके जो कमांड सेंटर्स हैं, इनके जो मेन एयर बेसेस हैं, जो इनके मेन लोकेशंस के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के सेंटर्स हैं। तो बेसिकली अभी लोग ये चाह रहे हैं कि इन सब लॉन्ग रेंज मिसाइल से जो यूक्रेन है, हालांकि यूक्रेन अपनी फ्लैमिंगो मिसाइल से लेकर के और जितने उसके ड्रोन्स हैं वो भी काफी लॉन्ग रेंज के, उससे काफी रिजल्ट दे भी रहा है वो। तो इन सब के माध्यम से रशिया की इन सब चीजों को तहस नहस किया जाए। विंटर्स आने वाली है, ताकि दो एम उससे सक्सेसफुल हो। एक तो जो पैसा कमा रहा है रशिया चीन को या भारत को या दूसरे देशों को सब तेल वगैरह देके, तो उसके पास पैसा आना बंद हो तो उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़े। और दूसरा हो सकता है कि रशियंस जो हैं इस सर्दियों के अंदर अगर इतना तहस नहस हो, इनके पावर ग्रिड जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं उनको तोड़ रहे हैं ये लोग, ये सब कर दिया जाए, तो शायद पब्लिक ही बोलेगी कि भाई बस करो, अब हमारे पे मुसीबत आनी शुरू होगी और पुतिन की खिलाफत होनी शुरू हो, तो सीज फायर की तरफ कहीं मामला बने। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मामला यह है कि शायद पुतिन को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पुतिन एक अलग ही टाइप का मटेरियल है। जितना ये पुतिन को इतना उकसाएंगे, पुतिन उतना ही ज्यादा विध्वंसक होता चला जाएगा। और वो बात आप देखिए, जो बेलारूस के अंदर जो पूरे न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह को जो इन्होंने तैनात कर दिया है, और असली लड़ाई जो ये अंटार्कटिका के अंदर होने वाली है। देखो मैं बताऊं, अंटार्कटिका के अंदर पुनीता रशिया बहुत स्ट्रांग है। लगभग 40% अंटार्कटिका के अंदर रशिया की 20 से 30 के करीब सबमरीन्स घूम रही हैं, इनके शिप्स हैं, स्नो ब्रेकर्स हैं। ऐसी ताकत अंटार्कटिका में रशिया के अलावा किसी के पास नहीं है। और जितने भी ये यूरोपियन देश हैं, इनको अगर अंटार्कटिका की तरफ से रशिया ने अटैक करना शुरू किया तो उसका तोड़ इनके पास नहीं है, अमेरिका के पास में भी नहीं है। तो ये लोग जो है एक बंदरों जैसे बिहेव कर रहे हैं। यूरोपियन आपने देखा है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने ड्रामे किए, आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे कपड़े फाड़े। वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने ऐसा किया। और अब ये लोग सब बंदरों की तरह से अंधाधुंध तरीके से एक सोच लेकर के रशिया के पीछे पड़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये युद्ध किसी न किसी बहाने सुलझ जाए, जो यूरोपियन देश चाह रहे हैं। और अमेरिका को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका धीरे धीरे ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप इसमें घसीटता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में दुनिया के लिए ठीक नहीं, क्योंकि अगर ये कहीं न्यूक्लियर अटैक पे चला गया
और न्यूक्लियर अटैक होना शुरू हो गए तो इस धरती के अंदर मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, और यही मैं आपसे मनोज कुमार जी समझना चाहूंगी। देखिए, घसीटने की कोशिश अमेरिका की हो रही है इस जंग में, ऐसा कर्नल नैन्सर ने कहा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर इस पूरे युद्ध में अमेरिका अगर उतरता है तो क्या स्थिति बन सकती है? देखिए पुनीता जी, अमेरिका कभी भी डायरेक्ट नहीं उतरेगा इस युद्ध में, आप इस चीज को समझिए। और अमेरिका की नीति रही है हमेशा से, और अभी जिस तरीके से वो हथियार सप्लाई करेगा और उसमें उसका दोनों तरफ से मुनाफा है, क्योंकि यूक्रेन को पहले ट्रंप मना कर रहे थे, और लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम पे आज उसको सारा हथियार दे रहा है। बेसिकली अभी जो यूएनजीए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जितने यूरोपियन नेशन से उन लोगों ने ट्रंप से पर्सनली मिल के, क्योंकि रशिया ने जिस तरीके से पोलैंड पे अटैक किया उसके चलते पूरे यूरोपियन नेशन में घबराहट है, चाहे वो एस्टोनिया हो, रोमानिया हो, जर्मनी हो, डेनमार्क हो, इन सबको खतरे की घंटी दिख रही है कि रसिया वहां पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ड्रोन उसके वहां तक पहुंच रहे हैं। और इसीलिए इस एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये टॉम हॉक देने की बात कर रहा है। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल ठीक है, कुल मिलाकर देखिए इस वक्त प्रेशर बनाने की कोशिश रशिया की तरफ से रशिया पर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन भी देखिए पूरी तरीके से अपनी हर रणनीति को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कल जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम चीजें और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल सर देखने को मिल रहा था, वो साफ लग रहा था कि वो पीछे हटने वाले किसी भी सूरत में नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज।